नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्भावस्था में क्या क्या औषधि सेवनीय होती है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था है जिसमें दो व्यक्तियों का एक साथ पोषण होता है, संवर्धन होता है। खास करके गर्भस्थ शिशु का तो नया जीवन ही प्रारंभ होता है यहाँ से। तो जो साधारण रूप में आहार होता है, ऐसा आहार तो गर्भावस्था में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण अवस्था में तो एक का पोषण वो भी एक चलाने के लिए होता है और वहां तो कुछ उत्पत्ति हो रही है। दोनों में फर्क है। कोई मकान बन रहा है तो कितनी सीमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, और एक बार मकान बन गया कि बाद में कितना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए कितना चाहिए वो बात दूसरी है, उत्पत्ति के लिए कितना चाहिए वो बात बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले तो आहार की बात है, लेकिन आहार लेने की मर्यादा यह है क्योंकि सोर्सेस वही होते हैं जो पहले होते हैं। मुंह दो नहीं हो जाता है, भूख दुगनी नहीं हो जाती है, पाचन शक्ति दुगनी नहीं हो जाती है, धातु की प्रक्रिया धातु बनाने की जो प्रक्रिया वो भी दुगनी स्पीड से नहीं होती है, धातु डबल नहीं हो जाती है, रक्त दुगना नहीं हो जाता है। तो अभी क्या करें? तो एक तो आहार व्यवस्थित रूप से ले, लघु संतर्पक आहार ले। पचने में इजी होगा तो पच जाएगा तो वापस हम ले सकेंगे फूड। संतर्पक होगा तो शरीर को संतर्पण देगा। कोई कोई आहार ऐसे होते हैं जो खा तो लेंगे लेकिन उससे कोई प्रोटीन विटामिन मिलेगा नहीं, हमको जो मिनरल्स है, जो तत्व है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे आहार का क्या प्रयोजन है? केवल जीभ के लिए तो खाना नहीं होता है। तो आहार ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमने पहले बता दिया। अब औषध की बात आती है। आयुर्वेद में ये अवस्था को बराबर जानकर उसको बहुत पोषण की आवश्यकता रहती है, जो आहार से पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में विभिन्न औषधों की संकल्पना बताई। अनेक अनेक तत्व औषध से मिलते हैं, लेकिन वो भी औषध के विभिन्न फॉर्म से मिलते हैं। जैसे आयुर्वेद में 10 कल्पना औषध की है। कोई हम चूर्ण देते हैं, किसी को गोली देते हैं, अर्क देते हैं, आसवरिष्ट देते हैं, प्राशन देते हैं, घृत देते हैं, भस्म देते हैं। ऐसी अनेक विध कल्पना, प्रायः 10 कल्पना आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई है। गर्भावस्था के लिए भी ऐसी ही कल्पना अर्थात फॉर्म, विभिन्न फॉर्म की दवाएं बताई गई है। उसमें से हम रस औषधि के ऊपर फोकस करें। विभिन्न भस्मों से बनी दवाइयों में गर्भपाल रस, सुवर्ण वगैरह डालकर उसको बनाया जाता है गर्भ चिंतामणि रस। ये रस औषधि की बात हुई। काष्ठ औषधि में हम बात करें तो शतावरी, अश्वगंधा, उसके चूर्ण, विदारी कंद, गर्भपोषक माने जाते हैं, नाग केसर चूर्ण, ये सबका मिलाकर कुछ चूर्ण बनते हैं। तो ये बोलिए रस की बात भी हो गई, चूर्ण की बात भी हो गई। फिर कोई कोई रूप में घृत, जैसे फल घृत गर्भावस्था में 9 महीना सेवनीय होता है, वो घी की एक फॉर्म्यूला है। उसके बाद कुछ आता है प्राशन, जैसे च्यवनप्राश औले, जैसे मेध्य रसायनम, ब्राह्म रसायनम। आगे विभिन्न पोषक द्रव्य युक्त आसव और अरिष्ट भी, जैसे द्राक्षासव, लोहासव। हीमोग्लोबिन के लिए कमी के लिए लोहासव है, भूख कम है द्राक्षासव है, द्राक्षारिष्ट है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म में दवाइयां दी जाती है। अब ये सब को विभिन्न औषधियों को मिलाकर सबसे अच्छा गर्भ का पोषण हो सके, इसलिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने, पूज्य गुरुवर्य ने 4-5 भागों में इसको बांटा था। खास करके सुवर्ण वाली जो गर्भ चिंतामणि दी जाती है, उससे गर्भ में लिया हुआ सुवर्ण प्राशन बहुत ही इफेक्टिव होता है महिलाओं के लिए। तो उसको सुवर्ण की मात्रा जानी चाहिए, इसलिए गर्भ सुवर्ण प्राशन सबसे पहली बार संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने बनाया। वो कंसेप्ट गुरुजी ने दिया।
गर्भ चिंतामणि रस के बराबर की औषधियां प्रायः जो उसको गर्भ को विकास करती है, तो गर्भ सुवर्ण प्राशन रोज सुबह का लेने का बताया है। आगे आता है जो विभिन्न औषधियों का योग करके जो आयुर्वेद में मासानुमास क्वाथ बताए हैं, उसको मिश्रण करके गर्भ पोषक प्राशन, जिसमें च्यवनप्राश, मेध्य रसायनम एवं गर्भ के विभिन्न क्वाथों की औषधियां रहती है, और लेना बहुत ही आसान होता है क्योंकि वो अवलेह प्रकार का है, वो इजीली उसका स्वाद अच्छा है और वो ले सकते हैं आसानी से। तीसरी औषधि होती है जो मैंने बताया, अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, ये सब, नाग केसर, ये सबको मिक्स करके बनाए जाते हैं, वो है गर्भ पोषक पाउडर यानी चूर्ण। गर्भ चिंतामणि रस, गर्भपाल रस को मिलाकर बनाया जाता है, वो है गर्भ पोषक कैप्सूल। और द्राक्षारिश जैसे लेते हैं, अश्वगंधारिश लेते हैं शक्ति के लिए, उसी तरह का गर्भ पोषक सिरप है जिसमें गर्भ को पोषण देने वाली विभिन्न औषधियों का मेलन है। तो ये पंचामृत कहा जाता है गर्भ पोषक के लिए, औषध पंचामृत। आहार पंचामृत की हमने बात कर दी है, ये औषध पंचामृत है। तो प्रश्न लोगों के होते हैं कि ये पांचों पांच जरूरी होता है, अवश्य। आयुर्वेद में फलघृत भी जरूरी बताया है, गर्भपाल रस भी जरूरी बताया, गर्भ चिंतामणि रस भी जरूरी बताया है, कभी लोहासव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट भी जरूरी बताया है, मासानुमासिक क्वाथ भी जरूरी बताया है। तो क्यों? क्योंकि गर्भ के पोषण के लिए उस समय उत्पत्ति भी है और स्थिति भी है। पिछले जो नए अंगों की उत्पत्ति होती है और जो अंग बन चुके हैं उसको पोषण की जरूरत रहती है, और गर्भवती महिला खुद को पोषण की जरूरत रहती है। तो दोनों प्रक्रिया जब चलती है तब कुछ औषधि का प्रमाण चाहिए, कुछ औषधि की विभिन्नता औषधि की चाहिए, वो सभी को देखकर गर्भावस्था में ये सब औषधि लेने को बताया है। इसकी कोई इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। थोड़ी पाचन शक्ति नरम थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए थोड़े औषध थोड़ी थोड़ी देर में रखे, एक साथ न ले, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ये औषध सेवन करे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और कुछ इसमें परहेज की जरूरत है क्या, ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं। तो विशेष परहेज की जरूरत नहीं है। अति तीक्ष्ण अर्थात प्याज है, लहसुन है, नमकीन है, तीखा है, अति तीक्ष्ण है, अति गर्म वाला पदार्थ, ऐसे सब पदार्थ आप छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो शरीर को अनुकूल नहीं आते हैं ऐसे पदार्थ को भी छोड़ना होता है, वो भी छोड़ देंगे तो बहुत लाभ होगा। विशेष परहेज की कोई जरूरत नहीं होती है। 9 महीना लेनी होती है क्या दवाई? हाँ, एक सेम दवाई। पहले के काल में ऐसा होता था, अलग अलग क्वाथ अलग अलग महीने पे देते थे, लेकिन अभी क्या किया है कि मिक्स करके गुरुवर्य ने ज्यादा औषधि डालकर उसको हर एक महीने के लिए कॉमन फॉर्म बनाया है, जो 9 औषधियां विभिन्न महीनों में विभिन्न अंग प्रत्यंग का मन का विकास करेगी। तो ये 9 महीना ये किट ले सकते हैं। गर्भावस्था पूरी होने के बाद भी 1 आध महीना ये चले शक्ति के लिए पोषण, तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। गर्भवती स्त्री, कोई भी गर्भवती स्त्री ये ले सकती है। गर्भ का पोषण कम हो, बराबर हो, स्वस्थ हो, किसी भी अवस्था में इसको दिया जाता है, वो गर्भ का पोषण ही करता है। दूसरी दवाइयों के साथ ये लिया जाता है कि नहीं, ये प्रश्न बहुत सामने आता है। दूसरी कोई भी दवाई के साथ इसको 1 घंटे के गैप पर लिया जाता है। जैसे कोई एलोपैथी दवाई ले रहा हो, होम्योपैथी दवाई ले रहा हो, तो इसको 1 घंटे का गैप से, जैसे दवाई ली हो उसके 1 घंटे बाद हमारी दवाई ले सकते हैं। हमारी दवाई लेने के बाद 1 घंटे के किसी और पथी की दवाई और पद्धति की दवाई भी ले सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। ज्यादातर और पथी की पद्धति की दवाई जरूरी नहीं रहती है। तो इसीलिए कोई विशेष अवस्था में, विशेष कॉम्प्लिकेशंस पर, विशेष रोग पर और भी दवाई आप निर्दोषता से ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। और कोई विशेष परहेज की जरूरत होती है क्या ये दवाई खाते वक्त? कोई विशेष परहेज की इसमें कोई भी जरूरत नहीं रहती है। अनुपान विशेष की जरूरत नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर हुआ तो दूध के साथ लेना है या पानी, गर्म पानी के साथ लेना है। च्यवनप्राश जैसा प्राशन है, गर्भ पोषक प्राशन, ऐसे ही ले सकते हैं। सुवर्ण प्राशन ऐसे ही ले सकते हैं। तो विशेष कोई अनुपान की भी आवश्यकता नहीं है। लेना है तो दूध या घी के अनुपान से ले सकते हैं। तो ये जो बताए पंचामृत औषध की बात, उसमें गर्भ पोषक सुवर्ण प्राशन, गर्भ पोषक चूर्ण यानी गर्भ पोषक पाउडर, गर्भ पोषक प्राशन यानी वो च्यवनप्राश जैसा आता है, गर्भ पोषक कैप्सूल,
यानी वो एक प्रकार की कैप्सूल आती है, और गर्भपोषक सिरप वो एक प्रकार का आशा वरिष्ठ के जैसा ही सिरप आता है जो लिक्विड के स्वरूप में होता है। तो ये हुई गर्भपोषक औषधियों में पंचामृत की बात। आगे और हम वीडियोस में गर्भ अवस्था के लिए विभिन्न बातें देखते जाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।